नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दबाव के बारे में। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका यह आगे का नेक्स्ट वीडियो है। तो बात करेंगे वायुमंडलीय दबाव के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए क्या चीज़ होता है। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल ने घेर रखा है, यानी वायुमंडल का एक आवरण पाया जाता है और वो प्रेशर डालता है, जो पृथ्वी पर है उस पर दबाव डालता है। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो जितने भी, मान लेते हैं पृथ्वी है, यह हमारा अर्थ हो गया पृथ्वी, तो इसके चारों तरफ वायुमंडल का आवरण, आपको पता होगा कि वायुमंडल का आवरण ऐसे, तो यह क्या करता है? इसको बांधे रखने का काम करता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे जो हवाएं हैं यह जो पाया जाता है, जो पृथ्वी पर जितने भी धरातल हो या सागरीय स्थल हो, धरातल हो या सागरीय तल हो, जो भी हो, उस पर एक प्रेशर डालता है और दबाव डालता है, जिसको हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। यानी कि वायुमंडल द्वारा जो पृथ्वी पर दबाव पड़ता है उसको हम वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं। बात करें अगर मानक वायुमंडलीय दबाव के बारे में, तो मानक वायुमंडलीय दबाव देखिए क्या चीज़ है। मानक वायुमंडलीय दबाव, इसकी बात करेंगे तो यह तकरीबन 1013.25 मिली बार है। अगर इसको आप, ये तो मिली बार हुआ, 1013.25, और इसको आप पास्कल में लेंगे तो 1013.25 पास्कल। अगर इसको आप किलो पास्कल में लेंगे तो 101.325 किलो पास्कल। इसमें लेंगे तो 1,01,325 पास्कल्स। अगर मिली बार में लेंगे तो 1013.25 पास्कल। सो क्वेश्चंस में ऑप्शन से कुछ भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना। तो अगर बात करें हम 1 वर्ग इंच पर, यहाँ देखिए 1 वर्ग इंच का अगर रीजन है यानी एरिया है, तो इस पर तकरीबन 14.7 पाउंड दबाव पड़ता है। 14.7 पाउंड दबाव पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं हमारा अगर स्क्वायर है, वर्ग है, इसकी लंबाई भी 1 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 1 इंच है, तो इस पर जो दबाव पड़ेगा वो 14.7 पाउंड पड़ेगा। अगर बात करते हैं हम अगर इसी को अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 1 किलोग्राम दबाव पड़ता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर। यानी कि अगर ये कोई हमारा एरिया हो जाए जिसकी लंबाई हो जाए 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो इस पर जो दबाव पड़ेगा वह 1 किलोग्राम पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो मानक वायुमंडलीय दबाव जो हमारा 1013.25 मिली बार है। अगर पास्कल में देखेंगे तो 1,01,325 पास्कल्स हैं। अगर किलो पास्कल्स में देखेंगे तो 101.325 पास्कल्स हैं, किलो पास्कल्स। तो यह जो दबाव होता है यह सागर तल पर ज़्यादा लगता है, और जो स्थल है, स्थल यानी जो धरातल है, उस पर दबाव कम लगता है। क्यों लगता है उसको देखते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। यह जो हवा है उसको पहले एक बार, यह उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब, वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, जिसको हम पवन बोलते हैं। और बात करेंगे अगर इसको प्रवणता भी बोलते हैं, प्रवणता यानी स्लोप, प्रवणता भी बोलते हैं। देखिए उच्च वायु दाब से जो हवा होती है हमेशा निम्न वायु दाब की तरफ बहती है। इसको आप ऐसे, जिसको ढलान भी बोलते हैं, ढलान। अगर आप यह देखेंगे, यह मान लेते हैं यहाँ पर जो रीजन है, यह इसका जो 1031 मिली बार प्रेशर इस पर पड़ा है, और आगे जाएंगे तो 998 मिली बार मान लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा और मान लेते हैं, और इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है मान लेते हैं यह 848 मिली बार है। यानी कि जो प्रेशर, यह उच्च वायु दाब है, यहाँ पर मिली बार आपको दिख रहा होगा,
यह उच्च वायुदाब है और यह निम्न वायुदाब है। तो जो हवा चलने का जो स्रोत देखिए, जो लाइन होगा, अगर तो हवा जो लाइन होगा वह इस साइड ऐसे चलेगी हवा इधर। अगर आप इसको खींच देंगे, मान लेते हैं 848, 998, फिर यहाँ मान लेते हैं 900 मिली बार है, तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वायुदाब होगा वह घटेगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुदाब घटता है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वायुदाब बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहेगा तो वायुदाब घटता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वायुदाब घटा, अगर टेम्परेचर घटा तो वायुदाब बढ़ा। यानी इससे ये होता, टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ा तो जो हवाएं होती हैं ऊपर उठ जाती हैं, और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यह एक कोई स्थान है, ठीक है, यहाँ की हवाएं टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर हवाओं का जो समूह कम हो जाता है, यहाँ पर हवाएं कम हो जाती हैं, तो जो ज़्यादा हवा वाला स्थान है वो हमेशा कम वाले स्थान की ओर भागता है। तो जो मान लेते हैं यहाँ पर वायुदाब अधिक है, यहाँ वायुदाब कम हो गया क्योंकि हवाएं ऊपर चली गई, तो ये इसको तुरंत मतलब उसका जगह लेने के लिए, रिप्लेस करने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ आती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, यानी कि जो वायुदाब का ढलान होता है, इसको वायुदाब का ढलान भी बोलते हैं। तो जो हवा होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई रीजन है जहाँ पर 1031 यानी जो वायुमंडल उच्च वायुदाब पाया जाता है, और उसी के आसपास का जो जोन है वो उसमें 848 मिली बार का अगर कोई रीजन है, यहाँ पर देखिए यह जो प्रेशर है इसकी अपेक्षा कम है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से इस साइड चलेंगी। ये आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है वायुदाब का ढलान, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं, इसको ढलान भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय संचार की। ये आप समझ गए होंगे क्या चीज़ कैसे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वायुमंडलीय संचार यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अच्छा, देखिए वायुमंडलीय संचार कैसे चलता है, तो वह आप समझ गए, यानी कि जो हवाएं होती हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, जिसको हम पवन भी बोलते हैं। तो वह जो वायुमंडलीय संचार है या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ये इसी के कारण होता है कि जो अगर देखिए जो दबाव रहेगा, अगर हर जगह सेम रहेगा तो हवाएं नहीं चलेंगी। दबाव में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप देखे होंगे कि गर्मी में काफ़ी तेज़ी के साथ आंधी आती, क्योंकि गर्मी में जो हवाएं होती गर्म हो जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं, जिससे जो गर्म हवा, मान लेते हैं यहाँ एक रीजन है, यहाँ पर यहाँ की हवा ऊपर चली गई, तो यहाँ पर जो उस एरिया में जो वायुदाब काफ़ी कम हो गया, तो आसपास का जो वायुदाब अधिक होगा वहाँ से जो हवाएं जल्दी से उसको रिप्लेस करने के लिए आएंगी, जिससे कि आंधी या तूफान आते रहते हैं, आंधी बोलते हैं उसको। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा आंधी आती है, ये रीजन है। बात करते हैं, देखिए वायुमंडलीय संचार के 4 मुख्य रीजन है, जिसमें से एक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और दूसरा है वायुदाब की प्रवणता, ये वायुदाब की प्रवणता जिसको अभी हमने देखा। तीसरा है कोरियोलिस बल या विक्षेप बल, और इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत उसको भी देखेंगे, फेरल का सिद्धांत और बायज-बेलेट का सिद्धांत, और चौथा है घर्षण बल। तो बात करते हैं पहला पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखिए वायुमंडल को पृथ्वी के साथ जोड़े रहने का जो काम करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पृथ्वी है, ये होगी अर्थ, इसके चारों तरफ यह है वायुमंडल, ठीक है, यह है वायुमंडल। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो जो वायुदाब होगा वह कम होता जाएगा, ये जो वायुदाब है वह कम होता जाएगा। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्षीण होती जाती है, क्षीण यानी कम होती जाती है, जिससे जो वायुदाब होगा वह कम होता है। तो इसको आप समझ गए कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वह वायुमंडल को बांधे रखती है पृथ्वी से। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुदाब कम होता जाता है। दूसरा बात करें वायुदाब की प्रवणता या ढलान, तो इसको भी आपने देखा कि जो वायुदाब होता है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। बात करते हैं कोरियोलिस बल, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस बल क्या चीज़ है, तो पृथ्वी आपको पता है, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही
3 होल 1.2 डिग्री स्लोप पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मान लेते हैं पृथ्वी है, तो यहाँ से अगर इसका हम एक्सिस खींचेंगे तो यह 23.5 डिग्री पर घूम रही है अक्ष, यानी पश्चिम से पूर्व की साइड ऐसे ये पृथ्वी घूम रही है। तो इसमें देखेंगे तो कॉरियोलिस बल या विक्षेप बल क्या होता है, तो अगर ये अपनी अक्षीय गति नहीं करती, यानी घूर्णन गति नहीं करती, यानी ये अपने अक्ष पर नहीं घूमती, तो जो बल लगता, जो हवाएं होती हैं वे पृथ्वी के समकोण पर घूमती, यानी समकोण पर जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी के समकोण पर चलती हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी घूम रही, अगर ये घूमने के कारण पृथ्वी घूम रही है, अगर यह नहीं घूमती तो जो हवा होती, वायु होता, वह हमेशा समकोण की साइड चलता है, ये इस साइड। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी देखिए ऐसे समझिए, ये पृथ्वी है, यहाँ से ऐसे चक्कर लगाती है, यहाँ आएगी फिर यहाँ आएगी, सूर्य का ऐसे चक्कर लगाती है, तो जो हवाएं होंगी वह इस साइड से चलेंगी, यानी इसके समकोण पर 90 डिग्री पर। लेकिन कॉरियोलिस बल के कारण क्या होता है, कॉरियोलिस बल के कारण ये जो हवाएं होती हैं मतलब कि इनमें विक्षेप पैदा हो जाता है। विक्षेप का मतलब ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती हैं, विक्षेप का मतलब ये होगा। तो इसको आप तो इसी के आधार पर फेरल का सिद्धांत है और बायलेट का सिद्धांत है। तो देखिए जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, तो बात करते हैं यह कॉरियोलिस या विक्षेप बल। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए कॉरियोलिस बल क्या होता है, तो जो अपने दिशा से जो हवाएं होती हैं अपने दिशा से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती हैं, जिसको हम विक्षेप बल या कॉरियोलिस बल के कारण ही होता है। मान लेते हैं कि यह हमारी अर्थ है पृथ्वी, यह है 0 डिग्री इक्वेटर, और यह है हमारा उत्तरी गोलार्ध, और यह है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये नीचे वाला हमारा है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो भी पौने चलेंगे वे अपने से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो पौने होंगे वे दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने होती हैं अपने से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। समझ गए। तो अब देखिए मान लेते हैं ये हमारी पवन यहाँ से ऐसे चल रही, तो क्या करेंगे, कॉरियोलिस बल के कारण जो पवनें होती हैं यह अपने से उत्तर की साइड ऐसे, सॉरी दाईं साइड मुड़ गई, इधर चलेंगे तो इधर तो ये इस साइड मुड़ जाएंगे, अगर इधर चलेंगे पौने हैं तो ये अपने दाईं साइड ऐसे मुड़ जाएंगे, अगर इधर चलेंगे तो पौने अपने दाएं साइड इधर मुड़ जाएंगी, यानी कि अब जहाँ भी चलाएंगे तो पौने अपने से दाईं साइड मुड़ जाती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में होता है कि पौने अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। आप कहीं भी इसको ले सकते हैं, आप यहाँ भी बना लेंगे, तो इसका अगर दायां देखेंगे तो आपको ये पड़ जाएगा इधर, यानी जो पौने होती हैं अपने से दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगर आप ऐसे पौने लेंगे तो यह इस साइड कहीं भी आप खींच लीजिए, जो पौने अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं, अगर इधर बनाएंगे तो पवन इधर मुड़ जाएंगे, आप ऐसे खींचेंगे तो पवन इधर मुड़ जाएगा, यानी पवनें हमेशा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगर आप सीधा ऐसे बनाएंगे तो पवन इधर मुड़ जाएंगे। तो ये किसके कारण होता है, कॉरियोलिस बल के कारण। अगर यहाँ से खींचेंगे तो पवन ऐसे मुड़ जाएगी। और देखिए 0 डिग्री पर यह नहीं होता है, 0 डिग्री पर यह जो पवनें नहीं मुड़ती हैं। तो देखिए जो फेरल का सिद्धांत था यह था कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में मान लेते हैं कि पवन का चलने का जो दिशा है वह मान लेते हैं जिस साइड भी, अगर उस साइड हम मुख करके खड़े हो जाएं तो जो पवनें होंगी वे हमारे दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं, दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं, फेरल का सिद्धांत। और दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो अगर जिस साइड पवनें चल रही हैं, अगर उस साइड हम मुंह करके खड़े हैं तो जो हमारी पवनें वे बाएं साइड मुड़ जाती हैं, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। तो यह फेरल का सिद्धांत था। फेरल का सिद्धांत समझ गए कि जिस साइड हवा चले अगर उस साइड हम मुँह कर खड़े हो जाएँ तो जो पवनें होंगी, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये मान लेते हैं इधर पर,
ये एक ये लड़का एक है और ये इसका हाथ हो गया, थोड़ा सा मोटा बना दी इसको। ये मान लेते एक लड़का है, ठीक है। अब इधर से हवा चल रही है, इस साइड से हवा चल रही है इधर से, तो हवा का जो रुख है वो इस साइड, तो ये इसका इस साइड वाला होगा, यह वाला होगा इसका बायां हाथ, और इसके उस साइड वाला उधर वाला होगा दायां हाथ। यानी कि जो हवा होगी, जो हवा अगर इस साइड चल रही है तो जो हवा होगी अपने दाएं, अगर उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो हवा अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, और बाईं ओर रहेगा अगर इधर दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो जो हवा रहेगी अपनी बाईं साइड मुड़ जाती है। तो यह रहा फेरल का सिद्धांत। बात करेंगे अगर बायज वायलेट का सिद्धांत यह क्या था, तो इनका भी कहना वही था कि बस थोड़ा सा दिमाग लगा दिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, कि अगर जिस साइड हवा चल रही है अगर उस साइड हम मुँह करके खड़े हो जाएं, तो अगर उत्तरी गोलार्ध में तो बाईं तरफ कम दबाव पड़ेगा और दाईं तरफ अधिक दबाव पड़ेगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में तो जो दबाव पड़ेगा वह बाईं ओर ज़्यादा पड़ेगा और दाईं ओर कम पड़ेगा। तो ये जो बायज वायलेट का सिद्धांत था, इसके अकॉर्डिंग अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जिस साइड हवा चल रही है अगर उस साइड हम मुँह करके खड़े हो जाएँ तो दाईं तरफ ज़्यादा दबाव पड़ेगा और बाईं तरफ कम दबाव पड़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हो जाएंगे तो हमारे बाईं तरफ ज़्यादा दबाव पड़ेगा और दाईं तरफ दबाव कम पड़ेगा। तो यह बायज वायलेट का सिद्धांत। अब बात करेंगे हम घर्षण बल का। तो देखिए जो घर्षण बल है, पौने चलती कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें घर्षण लगता है। अभी आप दौड़ भी रहे हैं तो हम किस बल के कारण चल पाते हैं, तो वह घर्षण बल है। घर्षण बल नहीं होता तो हम गिर जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बारिश में हम लोग स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल एकदम नगण्य हो जाता है जिससे हम लोग गिर जाते हैं। तो घर्षण बल यह जो होता है, तो देखिए अब हवाएं चल रही हैं, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ये हवा है, ये हवा पूरा चल रही। अब ये मान लेते हैं पूरा सागर है, ये वाटर रीजन है, इसको हम ब्लू कलर से बना देते क्योंकि पानी ऊपर से देखने के बाद नीला दिखता है, तो यह वाटर हो गया। तो इस पर देखिए जो हवा चलेगी उस पर घर्षण बल काफ़ी न्यून लगेगा, न्यूनतम का मतलब एकदम कम लगेगा इस पर। यह अगर सागर है तो इस पर जो घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यह घर्षण बल है तो इस पर काफ़ी कम लगेगा। अगर इसी के बजाय अगर मान लेते हैं ये हमारा लैंड रीजन है, यहाँ पर बिल्डिंग बनी है, यह बड़ी सी बिल्डिंग बन गई, ये सब बिल्डिंग है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, फिर इधर पहाड़ हैं, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं। तो यहाँ पर जब हवाएं चलेंगी तो इस पर घर्षण बल ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि जो ये हवाएं चलेंगी तो इस पर घर्षण बल ज़्यादा काम करेगा। इधर जो घर्षण बल लगेगा यह काफ़ी मात्रा में लगेगा। घर्षण बल देखिए अधिक क्यों लगेगा, क्योंकि यह जो आधार है, यह आधार पूरा प्लेन नहीं है, इसलिए घर्षण बल काफ़ी ज़्यादा लगता है। और सागर तल पर जो घर्षण बल काफ़ी न्यून लगता है, काफ़ी कम लगता है, और जो धरातल है, धरातल वाले रीजन पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो यह रहा वायुमंडलीय वायुदाब और कोरियोलिस बल, फेरल का सिद्धांत, बायज वायलेट का सिद्धांत। अब बात करेंगे वायुदाब पेटियों के बारे में। यहाँ से जो फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंड्स होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अस्थाई पौने और अस्थाई पौने हो गए, और उसमें ढेर सारी पौने हैं। तो यह यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और बने रहिए। धन्यवाद।